Hello, dear aspirants. Welcome back in the Life Science Academy. Today we will talking about the enzyme. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम के क्या होते हैं, बायोसिंथेसिस पाथवे क्या हो सकता है उसका, उसके टाइप्स की हम बात करेंगे। ये कुछ एक ओवरव्यू हमने बनाया है कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं फ्रेंड्स कि एंजाइम क्या कहते हो आप एंजाइम को, कि इसके बिना लाइफ साइंस पॉसिबल है क्या? किसी भी सब्जेक्ट को यदि आपको डील करना है, बायोकेमिस्ट्री को, सेल बायो को, एनी सब्जेक्ट, इज इट पॉसिबल विदाउट नोइंग द एंजाइम? सो इस चीज को जानते हो, आज मैंने सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसी पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफी सारे लेक्चर्स ऐसे गए हैं जो कि लगता है कि शायद एंजाइम के बिना अधूरे अधूरे हैं। तो हम बात कर लेते हैं एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम को आप डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए एंजाइम की, कि एंजाइम होता क्या है। एंजाइम को आप डिफाइन कैसे करोगे? हाउ टू डिफाइन द एंजाइम? हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे आप डिफाइन कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो एंजाइम को? तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि एंजाइम की डेफिनेशन होती क्या है, उसके बाद आप उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एंजाइम जो होता है क्या होता है? एक बायोमोलिक्यूल है। क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है। जब आप लाइसेंस पढ़ते हो तो बिना बायोमोलिक्यूल का जिक्र करें तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब यदि बायोमोलिक्यूल की बात करें तो हमारे पास तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, एक ही थोड़ी ना है। जैसे कि आपका प्रोटीन भी है, आपका न्यूक्लिक एसिड है आपके पास बायोमोलिक्यूल के तौर पे। आपके पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड भी तो है। तो मैं रब करना चाहती हूँ, कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। सो हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड भी है, और आपके लिपिड का मॉलिक्यूल भी है, प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट भी। अब फ्रेंड्स अब देखो कि जो बायोमोलिक्यूल जिसको आप एंजाइम बता रहे हो, क्या बोल रहे हो आप कि एंजाइम जो होता है बायोमोलिक्यूल होता है? तो सब देखते से समझ गए होंगे कि एंजाइम जो होता है कैसा होता है, कौन सा बायोमोलिक्यूल है? प्रोटीन बेस्ड है। कैसा है ये? प्रोटीन बेस्ड है। कैसा है ये? प्रोटीन बेस्ड बायोमोलिक्यूल है। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन बेस्ड ही होते हैं, बट कभी कभार क्या होते हैं, आरएनए बेस्ड भी एंजाइम हमारा प्रेजेंट होता है। सॉरी, आरएनए बेस्ड जो एंजाइम होता है एक्सेप्शन है। किसका? एंजाइम का, कि सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन बेस्ड होते हैं, बट कभी कभार एक आध एक्सेप्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगा लाइफ साइंस में। तो राइबोजाइम जो है वो एक्सेप्शन है। और इसके यदि वेल नोन एग्जाम्पल की आप बात करते हो तो क्या है? राइबोसोम। सबने राइबोसोम का नाम सुन रखा होगा, आई थिंक पढ़ा भी होगा। तो जो एग्जाम्पल है राइबोसोम, किसका है एग्जाम्पल? आरएनए बेस्ड एंजाइम का एग्जाम्पल है। तो हम जब डेफिनेशन की बात कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे? एंजाइम इज अ बायोमोलिक्यूल दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस or enhance the chemical reaction. Enzymes are either protein or RNA, either protein or RNA molecules. जो RNA बेस्ड होते हैं उसको हम राइबोजाइम कह रहे हैं, राइबोजाइम कहते हैं। प्रोटीन्स आर द मेजर बायोमोलिक्यूल्स। अगर बायोमोलिक्यूल्स हमने बात कर ली, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? एंजाइम का हिस्सा नहीं बन पा रहे। एंजाइम का हिस्सा बनने के लिए क्या कह सकते? एंजाइम नहीं बना पाएंगे। एंजाइम जो मोस्टली बना सकता है वो कौन है? हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन फैक्ट्री जो है वही एंजाइम को बना सकती है। So enzymes that are not proteinaceous in nature are exemplified by the ribozyme. A ribozyme is an enzyme made of RNA rather than a protein. An example of ribozyme in the biological system is the ribosome, which is a complex of protein and catalytic RNA units. तो सिंपली आप क्या बोलेंगे कि एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बायोमोलिक्यूल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है? इनहेंस कर रहा है, या तो इसकी स्पीड को क्या कर रहा है? इनहेंस कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। तो ये सिंपल डेफिनेशन किसका हो गया? आपके
एंजाइम का। अब बात कर लेते हैं कि क्या, जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है, देखा जाए तो इसका क्या हो सकता है, तो टर्शरी या तो फिर क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है, इसका फाइनल स्ट्रक्चर है, फाइनल स्ट्रक्चर है। और जो हम फाइनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि हमारा प्रोटीन बेस्ड है, तो आप सब लोग जानते हैं कि क्या हमारे पास क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए से क्या होगा, आपका आरएनए बनेगा, आरएनए से आप क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। फिर इस प्रोटीन की क्या होने वाली है, कुछ ना कुछ इसमें क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मॉडिफिकेशन किया जाएगा तो फिर आपका फाइनल जो, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंजाइम, एंजाइम बन जाएगा। एंजाइम आपके पास आ गया। मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं इसमें एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो अब आपका क्या बन गया है, आपके पास एंजाइम आ गया। एंजाइम जिसको आप बायो मॉलिक्यूल कह रहे हैं, आरएनए प्रोटीन बेस दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके जो फीचर्स है, कि एंजाइम जो होता है वो कैसा होता है, ग्लोबुलर नेचर का होता है, प्रोटीनिशियस है और कैसा है, ग्लोबुलर नेचर का। देखिए अगर सिंगल और सब यूनिट, सिंगल सब यूनिट का भी हो सकता है और मल्टी सब यूनिट का भी एंजाइम होता है। जो सिंगल सब यूनिट एंजाइम होते हैं उनको, उन्हें क्या कहते हैं आप, उन्हें माइकलिस मेंटेन एंजाइम कहते हैं। और जो मल्टी सब यूनिट वाले एंजाइम एंजाइम होते हैं जिनमें बहुत सारी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, क्या होते हैं, जिनमें क्या होती है, मल्टी सब यूनिट होती है, उनको आप कहेंगे क्या, एलोस्टेरिक एंजाइम। उनको क्या बोलोगे, एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। और जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो सब लोग, एज यू नो ऑल नो दैट, कि वो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। They are often larger than their substrate. तो मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि अपने सबस्ट्रेट से बड़े क्यों होते हैं, क्यों, ये आपका क्या है, एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है। और इधर क्या है, आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट को इंटरेक्ट करना है एंजाइम से। तो आप देख रहे हैं कि ये एक टाइप का ग्रुप बना हुआ है कि सबस्ट्रेट यहीं जाके इससे इंटरेक्ट करेगा। तो देखा जाए तो लार्जर है उसके सबस्ट्रेट से, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बाय लार्जर रिलेटिव टू देयर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, हम लार्जर किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं, उसके सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस। सो कैटालिसिस का जो एक्चुअल में जो प्रोसेस होने वाला है, ये जो ग्रुप दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप में एक्चुअल में क्या होने वाली है, कैटालिसिस प्रोसेस होने वाली है। यही आपका क्या होगा, एंजाइम जो होगा वो इंटरेक्ट करेगा सबस्ट्रेट से। अब बात कर लेते हैं, आपने क्या बोला कि क्या, कैटालिसिस। तो कैटालिसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना है, एटलिस्ट उस एंजाइम के पास कैटालिटिक सब यूनिट तो प्रेजेंट होना चाहिए। और कैटालिटिक यदि सब यूनिट यदि नहीं है तो एंजाइम क्या होगा, कैटालिसिस एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जो एंजाइम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेगुलेटरी नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी सब यूनिट होती है उनके पास में। और कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्या है, दोनों ही सब यूनिट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो हम सिंपली क्या समझते हैं, जो कैटालिटिक सब यूनिट होती है उसको कैसे आप डिफाइन करो। कैटालिटिक सब यूनिट्स होने से हमारा मतलब है कि उसके पास क्या होगा, जो एक्चुअल जो कैटालिसिस होने वाला हम कह रहे हैं इस रीजन में होगा। तो कैटालिटिक सब यूनिट में क्या क्या हो सकता है आपका, एक तो जो बाइंडिंग सब यूनिट होगी, बाइंडिंग सब यूनिट, बाइंडिंग साइट जिसका कह रहे हैं, वो कहाँ पर होगी, इसी कैटालिटिक सब यूनिट में होगी। दूसरी जो चीज होगी वो क्या होगी, इसके पास क्या होगा, आपकी एक्टिव साइट भी होगी। कैटालिटिक में ही क्या होगी, आपकी एक्टिव साइट भी होगी। अब आप समझ सकते हैं कि बाइंडिंग साइट किसके लिए बोल रहे हैं, कि जहां पे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से इंटरेक्ट करे। और एक्टिव साइट वो है कि जहां पर क्या हो रहा है, कि एक्चुअल में जो कैटालिसिस होने वाला, एक्टिव साइट में ही क्या होने वाला है, एक्चुअल जो कैटालिसिस का प्रोसेस है वो कहां पर होगा, एक्टिव साइट में ही होगा, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं किसके, एलोस्टेरिक। जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं refers to the site where another molecule can bind, causing the enzyme to change its conformation. अब आप देख सकते हैं जो रेगुलेटरी सब यूनिट के तौर पे हम किसको ले सकते हैं, आपके एलोस्टेरिक को ले सकते हैं। एलोस्टेरिक सब यूनिट जो होती है, सब यूनिट कह सकते हैं या साइट कह सकते हैं। एलोस्टेरिक जो होंगे वो कहाँ पे प्ले करेंगे रोल, आपके रेगुलेटरी सब यूनिट में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्या बताएंगे आप फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक में यदि बोले तो ये लार्जर होता है,
ग्लोबुलर नेचर का होता है, सिंगल सेगमेंट भी होती है, मल्टी सेगमेंट भी प्रेजेंट होती है इसमें, और ये अपने सबस्ट्रेट से साइज में इसके मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स सबस्ट्रेट। कैटालिटिक जो सबस्ट्रेट होती है वहाँ पे बाइंडिंग साइड और एक्टिव साइड दोनों प्रेजेंट होती है। रेगुलेटरी सबयूनिट के हिसाब से देखा जाए, मान लो आपका एक्टिव सबयूनिट है, एक्टिव रीजन है जहाँ पे सबस्ट्रेट इंटरेक्ट करेगा, और जो एलोस्टेटिक एंजाइम होगा वो हो सकता है यहाँ बाइंड हो जाए, वो हो सकता है यहाँ बाइंड हो जाए। और जैसे ही एलोस्टेटिक एंजाइम बाइंड होता है, क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कन्फर्मेशन में क्या देखने को मिलेगा, आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि मान लो क्या है आपके पास में, ये एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम में आपको क्या करना है, सबस्ट्रेट आके क्या करेगा, बाइंड होगा। अब जब सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है तो क्या होने वाला है, मान लो क्या है आपका सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट को आप कैसे बनाओगे, ऐसा सबस्ट्रेट हो जो इसके ग्रुप में क्या हो सके, फिट हो सके। तो ये हमारा क्या है, एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब इन दोनों को क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, दोनों को क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, तभी तो आपका क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस तरीके से हमने बनाया। चलिए हम सबस्ट्रेट को किसी दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट जब इंटरेक्ट करता है एंजाइम से, सबस्ट्रेट जब एंजाइम से इंटरेक्ट करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे आप इसको, ईएस कॉम्प्लेक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इंटरेक्ट कहाँ पे कर रहा है, जो इसकी कैटालिटिक सबस्ट्रेट जहाँ पर एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट ही वो एक्चुअल जगह जहां पर आपका क्या आएगा, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, और फिर क्या होगा, इसमें बाइंडिंग सबयूनिट से वो इंटरेक्ट करेगा। अब जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो दोनों में क्या थोड़ा बहुत तो कंफर्मेशन चेंज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि सब आपका जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट जो है वो दोनों अलग हो जाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट, सबस्ट्रेट और एंजाइम अलग हो जाते हैं। एक पैरामीटर मैंने आपको बताया नहीं कि फ्रेंड जो थर्मोडायनेमिक होता है, थर्मोडायनेमिक होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है। ये डेल्टा जी नेगेटिव, तो आपकी प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई आपको एनर्जी इनपुट देने की जरूरत नहीं है, एनर्जी आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं है। जब आपको एनर्जी इनपुट नहीं देना है तो करना क्या होगा, करना ये होगा आपको कि आपका डेल्टा जी बोल रहा है कि मैं स्पॉन्टेनियस हूं, क्या, कि ए से बी में मुझे क्या करना है, कन्वर्ट होना है, ए से बी में कन्वर्जन होना है। ये तो बता दिया किसने, स्पॉन्टेनिटी कौन बताता है, आपका थर्मोडायनेमिक बताता है। लेकिन जो रेट है इसके लिए हमारे पास अलग पैरामीटर, जिस पैरामीटर की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो कौन है, आपका एंजाइम है। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एंजाइम काइनेटिक पढ़ते हैं, काइनेटिक्स। तो ए टू बी कन्वर्जन होना तो है पॉसिबल, बट कितना टाइम लगेगा, क्या 2 दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे, या हो सकता है सालों साल लग जाए। अब आपको यदि रेट को डिफाइन करना, हो सकता है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एंजाइम को ऐड कर, तो जो रेट 2 दिन में होने वाली थी, 3 दिन में इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाली थी, हो सकता है वो कम समय में। हम क्या बोल रहे हैं, इस रेट को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है, कौन, एंजाइम एनहांस कर रहा है। तो डेल्टा जी जो होता है थर्मोडायनामिक अकॉर्डिंग आप क्या बताते हो कि कोई भी चीज क्या है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, लेकिन वो रेट को डिफाइन नहीं कर पाता कि हाँ इतना समय लगेगा, इस पर्टिकुलर टाइम में ये प्रोसेस हो जाएगी। जब एंजाइम को ऐड करते तो आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस टाइम को, रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करा, एंजाइम काइनेटिक ऐड कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ए से बी का कन्वर्जन हो जाए, तो मूवमेंट कैसी हो सकती है, जब आप एंजाइम को ऐड करते हो तो मूवमेंट कौन कौन सी मूवमेंट को फेवर करेगा, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, और चाहे वो बैकवर्ड में हो, दोनों ही डायरेक्शन में क्या करता है, सेम रेट से अपना ये काम करेगा, सेम एक्सटेंट से काम करेगा एंजाइम। उसे मतलब नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, फॉरवर्ड में जा रहे हो कि बैकवर्ड में जा रहे हो, ये इसको तो डिफाइन करने वाला कोई और पैरामीटर जिसको हम थर्मोडायनामिक कह रहे हैं। बट हाँ, ये रेट को एनहांस करेगा, रेट को एनहांस करेगा। रेट को एनहांस कैसे करेगा अभी अभी हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप क्या समझो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स बना के अपना काम को पूरा करना चाहते हैं।
और काम क्या है? काम क्या है? उनको प्रोडक्ट देना है। प्रोडक्ट जब आ जाता है तो एंजाइम अलग हो जाता है। एंजाइम ध्यान में हमेशा ये रखना है कि वो रिएक्शन में क्या होता है, ये आपके टेस्ट ट्यूब है, आपने क्या करा, इसमें एंजाइम डाल दिया, आपने सबस्ट्रेट डाल दिया। जब आप एंजाइम और सबस्ट्रेट को ऐड कर रहे हो तो ध्यान में हमेशा ये रखना है कि एंजाइम जो होता है वो कभी भी कंज्यूम नहीं होता। रिएक्शन में क्या होता है, एंजाइम जो होता है कभी भी कंज्यूम नहीं होता है, और बहुत ही लो अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम की जो अमाउंट होती है कैसी होती है, लो होती है। ज्यादा अमाउंट में आपको एंजाइम देने की जरूरत नहीं होती, कम अमाउंट में ये बहुत सारा काम कर देता है। मतलब क्या कह सकते हो आप कि इनपुट एनर्जी तो बहुत ही कम है और काम हम उससे बहुत सारा करवा सकते हैं। अब आप समझिए कि आपने टेस्ट ट्यूब में एंजाइम डाल दिया, आपने क्या कर दिया, लो अमाउंट में, और सबस्ट्रेट भी डाल दिया। हमको ध्यान में रखना है कि एंजाइम कभी भी क्या होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन कंज्यूम नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करता। इक्विलिब्रियम क्या था हमारा, इक्विलिब्रियम को क्या करता है, उसको भी ये डिस्टर्ब नहीं करता है। स्पॉन्टेनिटी किसने बताई? स्पॉन्टेनिटी बता दी किसने, आपके डेल्टा जी नेगेटिव ने। और रेट किसने बता दी, आपके एंजाइम काइनेटिक्स ने बता दी। और क्या बोला कि कभी भी क्या होगा, एंजाइम जो होगा पार्टिसिपेट करेगा बट कंज्यूम नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। और इसको कोई मैटर भी नहीं करता कि मुझे फॉरवर्ड में करना है कि मुझे बैकवर्ड में, बस उसको जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हो, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपको क्या करना है, एंजाइम को ऐड कर देना, अकॉर्डिंग उसको आप फिक्स कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्या, इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही जस्ट इंट्रो में ही कह दिया कि क्या प्रोटीन बेस्ड होते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं प्रोटीन कैसा बनता है। प्रोटीन को बनने के लिए क्या करना होता है, डीएनए से क्या बनाना है उसे, आरएनए, और आरएनए से क्या बनाते हो, फाइनली प्रोटीन ही तो बनाते हो। और इसी प्रोटीन से आप क्या बोल रहे हो, मुझे एंजाइम बनाना है। मुझे आरएनए प्रोटीन से नहीं बनाना, मान लो मुझे आरएनए से एंजाइम बनाना है, तो मेरा ये राइबोजाइम बन गया, राइबोजाइम बन गया है। तो जब बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो मुझे सिंपली इस स्लाइड को लेना तो नहीं था, बट एक अंडरस्टैंड के लिए मेरे अंडरस्टैंडिंग के बेटर बन सके आपकी। क्या होगा कि आपके पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस जो होती है वो होती हैं, और कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। जब प्रोटीन आपका सिंथेसाइज हो जाता है, सब लोग जानते हो कि मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। वो मॉडिफिकेशन कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं को ट्रांसलेशनल होते हैं, कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल होते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि एंजाइम जब बनेगा, जब उसका फॉर्मेशन होने वाला है, तो उसमें क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि डीएनए से क्या बनाया आपने, आरएनए बनाया, आरएनए से भी आप राइबोजाइम करके आपका एंजाइम बना रहे हो। लेकिन आपको, हम तो मोस्टली क्या करते हैं, आरएनए से लेकर हम प्रोटीन बेस्ड ही पढ़ते हैं। तो प्रोटीन आपका फॉर्मेशन हो गया, उसका फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। हम जानते हैं कि सारे के सारे प्रोटीन जो होते हैं वो सारे के सारे एंजाइम नहीं बनते, बट हाँ, एंजाइम जो होते हैं सारे सारे प्रोटीन से बने होते हैं, एक्सेप्शन ऑल प्रेजेंट। सो अब बात कर लेते हैं क्या, टाइप्स की। एंजाइम है बट फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, उसको डिवाइड करना चाहते हैं। हमें पता है कि हम किस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम को यूज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। लैब कंडीशन में हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमने यदि गलत एंजाइम डाल दिया तो हो सकता है हमारा रिएक्शन जो है वो पूरा उलटफेर हो जाए। हम जो चाहते हैं उस एज इट इज हमें रिजल्ट ना मिले। तो एंजाइम्स आर यूजुअली क्लासिफाइड एज नेम अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन। तो जैसे ही वो रिएक्शन करते हैं उस बेस पे उनको क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैव डेवलप्ड अ नोमेनक्लेचर फॉर एंजाइम। द नंबर EC number is what is the enzyme commission। क्या बोलेंगे आप इसको, एंजाइम कमीशन। तो यदि आपने क्या लिखा है, EC1 लिख रखा है, तो इसका मतलब है ये एंजाइम का क्या है, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज है। और ये करने क्या वाला है, हम जानते हैं कि मोस्टली जो रिएक्शंस होती है बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसी होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाने वाला एंजाइम है, ऑक्सीडो रिडक्टेज को हम कह रहे हैं।
वही यदि बात करते EC2 की, तो वो कौन है? आपका ट्रांसफरेज है। नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसको ये ट्रांसफर करेगा। कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया है, आपका फॉस्फेट ग्रुप, और भी ग्रुप होते हैं इस तरीके से। जब हाइड्रोलिस की यदि आप बात करते हो, हाइड्रोलिस क्या करता है? क्लीव करता है बॉन्ड को। कैसे? जब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे, कोई केमिकल बॉन्ड को आपको क्लीव करना है, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। केमिकल को आप ऐड करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से क्या होगा? केमिकल बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक हो जाएगा। EC4 क्या करता है? EC4 इज अ लाइस फैमिली से बिलोंग करता है। तो लाइस क्या करता है? ये भी बॉन्ड का क्लीवेज करवाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड ना करता है, ऐड नहीं करता है, और ना तो ही ऑक्सीडेशन करवाता। ऑक्सीडेशन में वाटर बॉन्ड जो होते हैं, ऑक्सीडेशन में होता क्या है? आपको बॉन्ड को क्लीव ही तो करना है, बॉन्ड का ब्रेक डाउन करवाना है आपको। तो हाइड्रोलिसिस जो होता है, हाइड्रोलिसिस जैसा प्रोसेस ये नहीं कर पाएगा। अदर देन कुछ उसके पास प्रोसेस होगी जिससे क्या कर सकता है? बॉन्ड को क्लीव कर सकता है। आइसोमरेज क्या करता है? आइसोमरेज कैटलाइज करता है आइसोमराइजेशन प्रोसेस को। इसमें क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल। हमने सबने ग्लाइकोलिसिस में क्या पढ़ा है कि आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। कब? जब आइसोमरेज एंजाइम काम करता है तब ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने क्या बनाया था? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आप बना रहे हो तब आइसोमराइजेशन हो रहा है। मतलब क्या है कि सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल क्या है? मॉलिक्यूल है, उसमें ये आइसोमराइजेशन यदि एंजाइम काम कर जाता है तो देखो आप यहाँ पर का ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ये फ्रुक्टोज है। देखने को आप क्या मिल रहा है कि ग्लूकोज तो कुछ अलग ही है और कुछ और ही अलग मॉलिक्यूल बन गया है। तो विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ये काम कर सकता है। लाइगेज क्या करता है? ज्वाइन टू मॉलिक्यूल्स विद कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब दो मॉलिक्यूल्स को करना है, मान लो आपका 3 प्राइम OH है और फॉस्फेट के बीच में क्या बनाना है? बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका लाइगेज ही काम करेगा। कौन काम करेगा यहाँ पर? लाइगेज। हम डीएनए फिर एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो डीएनए लाइगेज की अच्छे से चर्चा करते हैं। वो इसी फैमिली में आता है, लाइगेज में। इसमें आता है डीएनए लाइगेज, लाइगेज फैमिली का ही मेंबर है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन जो मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने? हमारे पास 2 मॉडल हैं, जिसमें से देखा जाए तो पहले तो जो जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 10th 12th में, तो हमें साइंस में क्या बताया जाता था कि लॉक एंड की मॉडल जो है वो है। मेरी मैं बात करती हूँ तब तक मुझे तो बस यही पता था कि लॉक एंड की मॉडल ही एंजाइम के लिए परफेक्ट है, बट नॉट। आज के डेट में परफेक्ट नहीं है। आज के डेट में देखा जाए तो इंड्यूस्ड फिट जो मॉडल होता है उसको वेल एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है। हम बात कर लेते हैं किसके? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते, कॉस्टलैंड ने बताया था, कॉस्टलैंड ने क्या दिया था? इसका कंसेप्ट दिया था। कॉस्टलैंड जो साइंटिस्ट उन्होंने बताया, क्या बोला इन्होंने कि जो एंजाइम होता है और जो सबस्ट्रेट होता है, और एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है, जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों के कंफर्मेशन में क्या आता है? चेंजेस होते हैं। दोनों के कंफर्मेशन में कुछ इस तरीके से चेंजेस होते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हो सकते हैं आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड फिट, इंड्यूस्ड हो जाता है ताकि वो उसको क्या कर सके? एक दूसरे को फिट हो सके। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कॉस्टलैंड जो बताते हैं कि एंजाइम की कंडीशन कुछ ऐसी है, सबस्ट्रेट की कुछ ऐसी है, जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों के कंफर्मेशन चेंज आ जाएगा। दोनों में क्या होगा? कुछ ना कुछ कंफर्मेशन अपने को देखने को मिलेगा और ये कंफर्मेशन फेवर करता है दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए। ये तो किसकी हुई? आपके इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, जो कि वेल एक्सेप्टेड मॉडल है। कंफर्मेशन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन लॉक एंड की क्या बोलता है? लॉक एंड की मॉडल बोलता है कि मान लो ये आपका एंजाइम है, इसके लिए सबस्ट्रेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब कि क्या? आपके पास क्या है? लॉक है, एंड की है। तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग यदि आप बात करते हो तो क्या होता है कि एंजाइम जो होता है, हाँ, उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो कैसी होती है? द एंजाइम बाइंड्स स्पेसिफिकली ओनली टू अ सबस्ट्रेट that is an extract fit and only with such high specificity that the enzyme catalyze the reaction. कहने का मतलब ये है कि ये तभी इंटरेक्ट कर पाएगा जब इनमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन चेंजेस की बात नहीं की गई है। मतलब ये है कि हाँ, आपके पास क्या है? इस तरीके से है और यहाँ यदि कोई इस तरीके का सिस्टम है तो अब वो जरूरी नहीं कि स्पेसिफिसिटी जो है वो स्पेसिफिसिटी की परफेक्ट इसी एंजाइम को इंटरेक्ट करना हो।
हाँ, आपके पास में ऐसा इंटरेक्शन है, आपके पास ऐसा है, अब हो सकता है यहाँ पे एंजाइम जगह इनहिबिटर ही आके बाइंड कर जाए। तो लॉक एंड की जो मॉडल होता है उसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम बात किसकी करेंगे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल की। और जो आगे भी जो जितना कुछ हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स में, वो सारा का सारा बेस्ड किस पे होगा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, बेस्ड होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, कि एंजाइम काम करे कि ना करे। हम सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते थे, हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है नेचुरली क्या प्रोड्यूस करती है, एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। और एंजाइम जो होते हैं एज के साथ क्या होते हैं, एंजाइम का अमाउंट जो हो जाता है वो डिक्लाइन हो जाता है। एंजाइम का अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्लाइन होगा। तो आप फ्रेंड्स समझ सकते हो कि एज एक फैक्टर हो गया, एज के अकॉर्डिंग एंजाइम का अमाउंट डिक्लाइन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बायोलॉजिकल सिस्टम में भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो यदि एंजाइम एज के अकॉर्डिंग यदि काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज जो होंगी वो इंक्रीज हो सकती हैं। some people's not affected the age with respect to enzymes। लेकिन यदि बात कर लेते हैं जैसे एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक एफिशिएंसी, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में सब लोग जानते हैं। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, किससे, इसको रिलेट करने के लिए बायोलॉजिकल को। क्या होता है इसमें कि व्हेन द पैंक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ डाइजेस्टिव एंजाइम। सब लोग जानते हैं पैंक्रियास का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हम इसका एग्जांपल ले रहे थे ताकि तो अच्छे से समझ में आ जाए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आप किसकी बात कर रहे हो, लाइपेज की। अब आप देखो ना लाइपेज कितना इंपॉर्टेंट है, एंजाइम है लाइपेज कितना इंपॉर्टेंट, ये काम ही ना करे तो क्या होगा आपकी बॉडी में, देखो आप, टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड सो लीड टू पुअर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब यदि मान लो कि लाइपेज ही आपका क्या हो रहा है, एज की बात कर रहे हैं, और हेल्थ, कोई व्यक्ति क्या है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, उसकी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइजेशन चलता रहता है। तो लाइपेज मान लो आपका डाइजेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, उसका लाइपेज जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये करता है क्या है, आपका जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहा है, ये सिंपल में इसको कन्वर्ट करना है। अब सिंपल में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो जब डाइजेशन नहीं होगा तो उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती। हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। बट जब हम मेजर यदि बात करते तो इसके हम ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं, जिक्र होता है आपके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का। ये तो अंडरस्टैंडिंग लिए हमने बता दी कि हाँ एज से भी कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। यदि फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें कौन चला आता है, आपका टेम्परेचर और पीएच चला जाता है। तो पूरी की पूरी जो लाइफ साइंस बायोलॉजी है पूरी पूरी डिपेंड ही एंजाइम की किस पे है, टेम्परेचर और पीएच पर है, टेम्परेचर और पीएच पे पूरी की पूरी। अब देखो आप होता क्या है, टेम्परेचर है आपका, सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन एंजाइम जो होता है, ह्यूमन जो क्या है आपका टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सारे के सारे एंजाइम जो होंगे कहाँ पे काम करने वाले हैं आपके, कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेंगे। ठीक है, आप हेल्दी हो स्वस्थ हो सब कुछ है, आपके एंजाइम जो है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपका एंजाइम क्या है, प्रॉपर वर्क करे। अब आप देखो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब भी आपके काम एंजाइम अच्छे से नहीं कर पा रहे, और टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रहा है तब भी क्या होता है, एंजाइम जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं फीवर का। फीवर में हम सब लोग जानते हैं कि कुछ टेस्ट में क्या होता है, बदलाव आते हैं फीवर के दौरान। क्या होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर्ली डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे डाइजेशन वाले एंजाइम हो गए आपके, क्या होंगे, बिल्कुल ही बैठ जाएंगे। क्यों, उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा है, उनको वो टेम्परेचर नहीं मिला जिसको वो काम करते हैं, तो एंजाइम वर्क नहीं करते। इसके देखते हमें क्या होता है, टेस्ट में बदलाव देखने को मिलता है टेम्परेचर। अब जब बात कर लेते हैं किसकी, टेम्परेचर से होता क्या, देखो अब आपका प्रोटीन है देखो फोल्ड हो रहा है। अब प्रोटीन आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, डीनेचर होता जाएगा। अब जो फंक्शनल प्रोटीन था वो हमारा बन नहीं पाएगा, और हम बोलते हैं कि प्रोटीन सही क्या बनाएगा, आपका एंजाइम बनेगा। प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पा रही, एंजाइम बन ही नहीं पा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक फिजिकल फैक्टर हो गया जो कि अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। दूसरी बात कर रहे हैं हम पीएच की। पीएच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जो होता है
वो कैसे अफेक्ट करता है। पीएच को समझने के लिए आप कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर पीएच चाहिए होता है। जैसे आप डाइजेशन के हिसाब से देख लो, उसको क्या चाहिए पीएच, हमारे स्टमक में पीएच होता है अप्रोक्सीमेट 1 to 2, इस तरीके से पीएच होता है। तो जो एंजाइम होता है 1 to 2 पीएच पे जो काम करने वाला है, उस एनवायरमेंट में वही एंजाइम काम कर पाएगा। कुछ सारे के सारे एंजाइम्स का जो पीएच का लेवल वो तो डिफरेंट होता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो पीएच डिपेंडेंट भी होते हैं कि पर्टिकुलर उनको क्या मिलना चाहिए, पीएच मिलना चाहिए। और यदि केमिकल फैक्टर्स की यदि आप बात कर ले तो केमिकल फैक्टर में आ जाएंगे आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा, फिर चाहे वो कंसंट्रेशन आपके एंजाइम का हो या फिर आपके सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हो, इस तरीके से है। और दूसरी चीज और आपको देखने को मिलती है, जब केमिकल कंसंट्रेशन की बात करते हो केमिकल फैक्टर में, आपको इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन देखने को मिलते हैं आपको, इनहिबिटर और एक्टिवेटर देखने को मिलते हैं इस पोजीशन पे। तो इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, और एक्टिवेटर क्या करता है, एनहांस करता है। भाई इनहिबिटर यदि एंजाइम से आके बाइंड हो गया तो क्या एंजाइम काम कर पाएगा, आप खुद सोचो। स्पेसिफिक रेगुलेशन में इसका एग्जांपल आ जाता है। और एक्टिवेटर है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम उसको एंजाइम को नहीं होने वाली है। क्या कह सकते हो, इनहिबिटर्स आर मॉलिक्यूल दैट इनहिबिट और डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और एक्टिवेटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, स्टिमुलेट और इंक्रीज करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। अब इस डायग्राम के थ्रू देखोगे जो फैक्टर्स थे जो एंजाइम की एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। हमने टेम्परेचर ले लिया है, टेम्परेचर आप देखो कुछ इस तरीके से कर्व आता है। पीएच ले लिया, पीएच में आप देखो, और सबस्ट्रेट और एंजाइम का कंसंट्रेशन हो रहा है, तब क्या हो रहा है, एंजाइम कंसंट्रेशन आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम का कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन जो है कैसा इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंजाइम जैसे हमने ऐड किया, एंजाइम ऐड करने पर रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ जाती है। और आप देखो इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि मान लो आपके पास क्या था, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है आपके पास, आपने क्या करा, एंजाइम डाल दिया, एंजाइम आपने ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या है, प्रॉपर अमाउंट में आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम रखा है, तब भी तो एंजाइम क्या होगा, तो जब सबस्ट्रेट ही नहीं मिल पाएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोनों जो होती है वो वेरी, दोनों ही क्या होना चाहिए, एक जो अप्रोप्रिएट अमाउंट होता है उस मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए। एंजाइम कंसंट्रेशन, मान लो आपके एंजाइम बहुत सारे पड़े हैं पर इसको सबस्ट्रेट नहीं मिला, और मान लो आपका सबस्ट्रेट बहुत सारा पड़ा है बट एंजाइम नहीं है, तो दोनों का जो अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेट, जिससे कि दोनों बाउंड होते हैं। और एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, यदि एंगेज हो किसी सबस्ट्रेट से तो जब तक वो मतलब क्या कह सकते हैं, उसको हटना पड़ेगा। सबस्ट्रेट से गले मिलने के बाद क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा और सबस्ट्रेट भी फ्री, एंजाइम फ्री, सबस्ट्रेट तो कंज्यूम हो जाता है, एंजाइम फ्री हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर और पीएच तो है ही, मतलब यदि आप सबस्ट्रेट की रिएक्शन को इंक्रीज, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकती है, बट कब तक, जब तक कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे को कंज्यूम, दूसरे एक दूसरे क्या करे, कंज्यूम ना कहने, कंज्यूम नहीं कहना चाहिए, सबस्ट्रेट जो है इंटरेक्ट ना कर लें। बट कब तक, सेचुरेशन नहीं आएगा क्या, सेचुरेशन एक समय पे आ जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा रेट बढ़ते ही है, रिएक्शन जो है वो बढ़ती ही जाएगी या रिएक्शन जो है वो चलता ही जाना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोनों रुक जाते हैं, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इसको क्या क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट कहते हो, सैचुरेशन पॉइंट कहते हो। अब बात कर लेते सर फ्रेंड्स, एंजाइम इनिबिशन क्या होता है। यदि हम बात करते हैं एंजाइम इनिबिशन की, तो एंजाइम का जो इनिबिशन होता है, आपने बोला एंजाइम को जो ब्रेक लगाएगा, एंजाइम में ब्रेक लगाने का काम कौन करता है, एंजाइम को कौन इफेक्ट तो करने वाले हमने देख लिए कि कौन कौन है, एग्जाम में आता है उसके एक्टिविटी को अफेक्ट कौन करता है, आपने बोल दिया टीपीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन आपने बता दिया, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, एंजाइम की खुद का कंसंट्रेशन भी डिपेंड करता है। अब आप देखो, जब आप इनिबिशन लगाना चाहते हो, ब्रेक लगाना है आपको एंजाइम पे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास दो तरीके, या तो आप उसको परमानेंट ब्लॉक कर दो, एंजाइम को क्या कर दो, परमानेंट ब्लॉक कर दो, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना कर सके, या तो उसको आप रिवर्सिबल कर दो। रिवर्सिबल क्या करो, इनहिबिशन की, हाँ अभी हम चाहते हैं कि एंजाइम पार्टिसिपेट ना करे, बट हम ये नहीं चाहते बाद में ना करे, उसका रिवर्सिबिलिटी हो, ऐसा हम कुछ करेंगे। तो यदि हम इरिवर्सिबल एंजाइम की बात करते हैं, इनहिबिशन जो लगता है, ये आपका एंजाइम है, आपका सबस्ट्रेट है,
एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, इंटरेक्ट कर एक दूसरे से। अब आपने इरिवर्सिबल, कोई ऐसा मॉलिक्यूल आके जुड़ गया है, कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड आ गया है जो कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो इंटरेक्शन होगा वो कभी क्या हो जाए, टूटे ही ना। क्या कैसा बॉन्ड हो जाए यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड हो जाए, कि एक बार सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर ये दोनों आप दूसरे से अलग नहीं हो रहा। हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग भी होना करना रहता है। एंजाइम क्या होता है, बाद में फ्री हो जाता है, बट इस कंडीशन में क्या होगा, एंजाइम भी फ्री नहीं होगा और सबस्ट्रेट तो उसकी तो बात छोड़ी, तो उसका क्या होना है। देखो, irreversible inhibition is mediated by the irreversible inhibitors that interact with the enzyme by a strong chemical bond, which is the chemical covalent bond. Because of this interaction cannot be readily reversed. That's why it is called it as a irreversible inhibition. The binding of inhibitor and the enzyme leads to crucial structural changes. The binding, हाँ आपको ये याद में रखना है, the binding of inhibitors and the enzyme leads to crucial structural changes, particularly in the active site. Particularly in the active site of the enzyme, the inhibitor cannot be easily removed from the enzyme or is rather permanent. तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ सा बता दिया, गड़बड़ी बता दिया यहाँ पर, कि इसकी एक्टिव साइट में कौन आके बाइंड होगा, सबस्ट्रेट नहीं होगा यहाँ पर, कौन होगा बाइंड, आपका एंजाइम। ये आपका एंजाइम, और सबस्ट्रेट में कौन आएगा, आपका इनहिबिटर बाइंड होगा। और कुछ इस तरीके से बाइंड होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है वो आपस में करके, और फिर एक दूसरे से कभी, और ऐसा बॉन्ड बनाता है कभी यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड ही नहीं हो पाता, सबस्ट्रेट को क्या कर जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो परमानेंट क्या हो जाती है, एंजाइम का क्या होता है, परमानेंट एंजाइम पे इनहिबिशन लग जाता है, जरा एंजाइम किसी काम का नहीं बचता। फिर क्या होता है, एग्जांपल यदि देखा जाए तो आपका डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल है। इंटरेक्ट एंड दस इनहिबिट द पेप्टाइडेज। कौन कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, पेप्टाइडेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया। जब बायोकेमिस्ट्री से डील करते हैं तब आपको इन चीजों की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती है। बट हाँ, आपको पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है, इसको, इस एंजाइम को यदि इरिवर्सिबल इनहिबिशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, DIFP का परमानेंट ब्लॉक दे सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन तो इसी रीजन से आने वाले हैं। तो रिवर्सिबल एंजाइम जो इनहिबिशन होता है वो कैसा होता है कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। यहाँ पर नॉन कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडक्शन जो होता है इजीली क्या कर सकते हैं, रिवर्स हो सकता है। और इट मे और नॉट कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एंजाइम। हमने देखा क्या, इरिवर्सिबल में तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने ही होने, लेकिन रिवर्सिबल में क्या बता रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। द इनहिबिटर कैन इजीली डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम। तो इनहिबिटर जो है वो डिसोसिएट हो रहा है किससे, एंजाइम से। लेकिन हमने क्या देखा था, इरिवर्सिबल ने क्या देखा था, परमानेंट ब्लॉक, परमानेंट क्या लगा दिया था इसने, ब्लॉक लगा दिया था। अब हम डिटेल में किसकी चर्चा करेंगे, रिवर्सिबल एंजाइम की, और उसी पे बेस्ड बहुत सारे ग्राफ होते हैं। तो हम देखते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है कि आपके पास क्या है, एंजाइम है, आपके पास क्या है, एंजाइम है। अब जो एंजाइम है आपके पास में, एंजाइम क्या है, पहले डेफिनेशन देख ले, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर्स व्हेन द इनहिबिटर competes for the same site in the enzyme refers to the substrate binding। जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है वहीं पे क्या होगा, आपका बाइंड कौन होगा, इनहिबिटर। भैया इतना ऐसा इनहिबिटर है, कैसा बनाया है इसने, ये आपका एंजाइम है, एंजाइम है ये। कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका सबस्ट्रेट भी बाइंड हो सकता है, और इसी तरीके से कुछ आपका इनहिबिटर भी आके बाइंड हो रहा है। थोड़ी थोड़ी जो इसकी होमोलॉजी होती है, दिखने में कैसा होता है, ये थोड़ा 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 मिमिक करता है सबस्ट्रेट, ताकि ये क्या कर सके, आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर सके इसको। तो एंजाइम है आपके पास में, एंजाइम है आपके पास में, एंजाइम है ऐसा, और आपका सबस्ट्रेट है, और ये मान लो आपका इनहिबिटर है, ठीक है। तो मान लो आपके पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, तो आप क्या बनाओगे, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके पास में, क्या बनेगा, ES, ES बन गया आपके पास में, ES कॉम्प्लेक्स क्या है, बन गया। अब जो मैं यहाँ एरोज बता रही हूँ, आप उनको समझना है कि रिवर्सिबल है, ES कॉम्प्लेक्स बन गया, और ES बन जाता है तो फिर क्या बनता है, आपका एंजाइम फ्री हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा।
नॉर्मल कंडीशन होती है तब ऐसा होता है। अब लेकिन सबस्ट्रेट की जगह मान लो कौन आके बाइंड करेगा, आपके बाइंड हो गए कौन, इनहिबिटर आके बाइंड हो गया। तो यदि इनहिबिटर आके बाइंड होता है तो क्या बनाएगा ये, क्या बनाएगा ये, बनाएगा EI कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उस कंडीशन में क्या होगा कि नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा, कोई प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप क्या कह सकते हैं कि बाइंड टू फ्री, यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम जो होता है फ्री एंजाइम, इनहिबिटर जो है वो फ्री एंजाइम से ही बाइंड कर सकता है, यदि सबस्ट्रेट है तो नहीं बाइंड करेगा। तो इफ द सबस्ट्रेट विंस अगेंस्ट द इनहिबिटर, यदि मान लो क्या हो गया है कि सबस्ट्रेट जीत गया है किससे, इनहिबिटर्स, तो कैटालिसिस प्रोसीड एज यूजुअल और प्रोडक्ट जो होगा वो बन जाएगा। लेकिन मान लो सबस्ट्रेट बेचारा हार गया, उसकी जगह क्या होगा, इनहिबिटर आके बाइंड हो गया है, तो अब क्या होगा, उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो ओवरऑल कैटालिसिस इज पार्शियली डिस्टर्बेड, मतलब ओवरऑल जो कैटालिसिस प्रोसेस है वो पार्शियली डिस्टर्ब होती है, फुली डिस्टर्ब नहीं होती। फुली डिस्टर्ब कहां पे हो रही थी, इरिवर्सल इनहिबिशन हो रही थी। तो यदि आप काइनेटिक मैकेनिज्म की बात करते तो Vmax की चर्चा करेंगे अभी हम ग्राफ में, और Km की भी, लेकिन आप अभी के लिए क्या समझ सकते हो, Vmax जो होता है वो अनचेंज्ड होता है यदि कैसा हो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और Km जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्यों Km इंक्रीज, मतलब एफिनिटी कम, Km का मतलब क्या होता है। सो एग्जाम्पल की यदि बात करते जो मैलोनेट होता है, मैलोनेट होना सबने नाम सुना है, कंपीट करता है किससे, सक्सिनेट के। सबने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम सुना है, कहाँ पे काम करता है सक्सिनेट डिहाइड, अपने जब आप एटीसी की बात करते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हो, उसमें क्या होता है, सेकंड जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम ही तो होता है क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ जो एंजाइम काम करने वाला है, जो एंजाइम है उस एंजाइम को कंपीट, उस जैसे कि आपकी ये आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अब इसको कंपीट करने के लिए कौन आ गया, आपका सक्सिनेट, तो इसका सबसेट है ही, कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर आपका मैलोनेट है, कौन है यहाँ पे, मैलोनेट है। तो मैलोनेट जो कंपीट करता है किसकी, इसी एक्टिव साइड के लिए दोनों झगड़ा करेंगे, मतलब एक ही प्लेस है, दोनों बोल रहे हैं इसी प्लेस में मुझे बैठना है, या तो तू बैठ जाए या मैं बैठ जाऊं, मतलब दोनों में से एक ही बैठ सकता है, और जो बैठ जाएगा उसकी चलनी है, मतलब उसका फिर एज इट इज क्या होना, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो द EI कॉम्प्लेक्स डिक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन, कितना इंपॉर्टेंट हो गया, देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का रिजल्ट तो देखो आप कितना खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है यदि आपका इनहिबिटर आके बाइंड हो। बट हाँ, हमें टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसकी, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, डेफिनेशन की बात करते हैं, अकर्स व्हेन द इनहिबिटर डज नॉट कम्पीट अगेंस्ट द सबस्ट्रेट। अब आपका क्या है, एंजाइम है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ES बन गया है। लेकिन जो इनहिबिटर है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव, वो तो कहीं और ही आके बाइंड होगा। इनहिबिटर कहाँ पे आके बाइंड हो, एक्टिव साइट की बजाय कहीं और। हमने क्या देखा था, कॉम्पिटिटिव में देखा था कि वो एक्टिव साइट में ही जाके बाइंड होगा, लेकिन इसकी तो कोई साइट अलग ही है, उसकी साइट जो है वो अलग है। हो सकता है वो यहाँ के बाइंड हो जाए, इनहिबिटर हो सकता है आपका यहाँ बाइंड हो जाए, एक्टिव साइट में बाइंड नहीं होगा। तो इसने एंजाइम और सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन में कोई देखा जाए तो कोई मुश्किल पैदा नहीं की, लेकिन ये खुद जब बाइंड हो जाता है तो एंजाइम का स्ट्रक्चर को चेंज करता है, एंजाइम के कंफर्मेशन में चेंज लाता है, और ऐसा चेंज लाता है कि बेचारा सबस्ट्रेट फिर से इंटरेक्ट कर नहीं पाता है। और इस एंजाइम को क्या बोलेंगे आप, एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक जो साइट होती है जहां पे एलोस्टेरिक कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा जो कि बेचारे इस एंजाइम से क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट कर जाएगा, और इंटरेक्ट कर गया तो कुछ ऐसा कंफर्मेशन चेंज चला है कि सबस्ट्रेट अब इससे इंटरेक्ट कर ही नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है, फिर सबस्ट्रेट जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो फ्लो देखो आप, क्या है आपके पास में, एंजाइम है, से आपने क्या बनाया, ES कॉम्प्लेक्स बना लिया, ES कॉम्प्लेक्स से क्या किया आपने, एंजाइम प्लस आपका प्रोडक्ट बन गया, एज यूजुअल ऐसा हो रहा है। अब मान लो क्या आ गया आपका, कौन आ गया है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आ गया है, कौन आ गया, कोई मॉलिक्यूल होगा एलोस्टेट जो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता होगा। देखो अब एंजाइम है, एंजाइम के साथ कौन आ गया, आपका इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पर, EI बनेगा, EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, EI कॉम्प्लेक्स बना है, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा,
ऐसा भी हो सकता है, प्लस एंजाइम है और आपका सबस्ट्रेट भी है ना, सबस्ट्रेट भी है, और उसके साथ क्या करना है, इसको फिर इंटरेक्ट करना है, तो ESI कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर। और जब ESI कॉम्प्लेक्स बनता है तब भी क्या होता है, कोई आपको प्रोडक्ट देखने को, फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। तो इनहिबिटर बाइंड्स टू फ्री एंजाइम, फ्री एंजाइम से बाइंड हो रहा है, और कभी कभार तो आप ES कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड होता दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को होगा, बाइनरी और टर्शरी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। एक क्या होता है, ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स है, और टर्शरी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं फॉर्मेशन होते दिखते हैं आपको। कॉम्पिटिटिव में सिर्फ आपको बाइनरी कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब जब आप एग्जाम्पल की बात करते हो, कि एग्जाम्पल की यदि बात करते हो, तो ओवरऑल जो हम कह रहे हैं पार्शियली डिस्टर्ब होगी। जब भी हम रिवर्सल एंजाइम की बात करते हैं पार्शियल ही इन्हिबिशन लगता है। यहाँ पे देखा जाए जो Vmax होता है वो रिड्यूस हो जाता है और Km हो जाता है। तो एंजाइम जो अफिनिटी होती है सबसेट के लिए कैसी होती है, सेम ही होती है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, बेस्ट एग्जाम्पल है एलेनिन, जो कि अमीनो एसिड है, में बाइंड टू द एंजाइम पाइरुवेट काइनेज। और एंजाइम पाइरुवेट काइनेज कहाँ काम करता है, कहाँ काम करता है फ्रेंड्स, जब आपका फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से क्या बनाना हो, पाइरुवेट बनाना है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, आपका पाइरुवेट काइनेज। अब पाइरुवेट काइनेज एंजाइम है, तब तो ये काम आपका हो गया। लेकिन मान लो अब पाइरुवेट काइनेज नहीं कर पाया, मान लो यहाँ पे एलेनिन आ गया है, इनहिबिटर आ गया भैया, अब क्या हो जाएगा, हो गई ना प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम शुरू क्या होगी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट नहीं बन पा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नॉन कम, क्योंकि इसका कैसा होता है, एलोस्टेटिक रेगुलेशन होता है कि हमें यदि ऑलरेडी क्या एनर्जी बहुत सारा, एनर्जी इनपुट बहुत सारा हमारे पास ऑलरेडी है एनर्जी, हमें और एनर्जी इनपुट देने की जरूरत नहीं है। तो पाइरुवेट, आपको पता है ना पाइरुवेट के फेट क्या क्या है, तो आपको पाइरुवेट नहीं बनाना है, एलेनिन। जब आप ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन देखते हो उसका पार्ट है ये, ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन में इसका अहम इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नॉन कॉम्पिटिटिव का, एलोस्टेटिक रेगुलेटर है ये। अब अनकम्पिटिटिव की और बात कर लेते हैं। अनकम्पिटिटिव जो होता है एंजाइम है, आपके पास इनहिबिटर है, आपके पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों बैठे हैं कहाँ, आपके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में दोनों बैठे हैं। इनहिबिटर घूर रहा है, देख रहा है कि सबस्ट्रेट इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं किया एंजाइम से। जब तक ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक बेचारा ये यहाँ पर आके बाइंड नहीं होता है। जैसे ही एक बार इसको ES कॉम्प्लेक्स मिल गया, फिर आके कौन आ जाएगा, आपका इनहिबिटर आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ओनली टर्नरी कॉम्प्लेक्स, क्या बनने वाला है, ओनली टर्नरी कॉम्प्लेक्स, आपको ओनली टर्नरी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है। अब इनहिबिटर ऐसा करता क्यों है, क्यों एक्टिव साइट में जाके बाइंड नहीं हो जाता, जब तक कि कौन, अब ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो एक्टिव साइट नहीं है, ये भी कहीं और ही जगह आके बाइंड हो सकता है, यहाँ बाइंड हो जाए, यहाँ बाइंड हो जाए, कहाँ भी, बट यहाँ एक्टिव साइट पे तो बाइंड नहीं। एक्टिव साइट को तो किसको बोलेगा, सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाता। मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे इस तरीके से, जब तक सबस्ट्रेट नहीं बाइंड होगा तब तक ये बाइंड होता ही नहीं है। अब आपने बोल दिया इसमें टर्नरी कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसकी यदि Vmax की बात करते हैं तो रिड्यूस होती है और Km भी इसका रिड्यूस हो जाता है। तो एंजाइम्स अफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट इंक्रीज, देखो तो सही, जब Km इंक्रीज रिड्यूस होता है तब अफिनिटी ऑटोमेटिक, देखो किसकी अफिनिटी, द एंजाइम्स अफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट इंक्रीज हो गई है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आई थिंक इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आगे हम एंजाइम के इनहिबिशन देखेंगे, उसके ग्राफ चार्ट वगैरह देखेंगे ताकि आपको सैचुरेशन आए। मुझे लगता है एंजाइम का सैचुरेशन साथ हमारा दिमाग जो होता है कभी कभी सैचुरेट हो जाता है, हम ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं। और फ्रेश मूड में हम फिर से नए लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।